तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा दैट इज अ पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी मतलब क्या होगा, दैट इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टी। रेगुलर ग्रेडेशन मतलब चेंज हो रही है या आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम जो रिपीट होती है उसको पीरियोडिसिटी बोला गया है। सो आज का जो टॉपिक होगा बेटा, दिस इज अ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट विल बी व्हाट इज अबाउट पीरियोडिसिटी, राइट। पीरियोडिसिटी आप डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा सिंपल वे में। क्या है? द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द regular gradation, gradation मतलब चेंजेस हो रही है ना या रिपीट हो रही है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। the regular gradation in properties from top to bottom in a group, मतलब जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो या लेफ्ट से राइट साइड में पीरियड में जाते हो, in property from top to bottom in a group or left to right in periods while coming down the group while moving along the period, right बेटा? top to bottom in a group and left to right in a period. तो जो properties में changes आएगा at certain interval of the time, that changes in the properties called as a periodicity in property. So right in a period is called periodicity. What is called periodicity in properties. बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा से समझना है इसको, क्योंकि ये समझ में आया तो आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इजी होते जाएगा। जैसे कि आपको मालूम बेटा, अगर आप डाउन दी ग्रुप आते हो, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, जब ऊपर से नीचे आते हो तो आपने देखा होगा उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन में देखो 1s1 है, लिथियम में क्या है बेटा 2s1। मैंने आपको कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था। उसके नीचे सोडियम, लास्ट में देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कहां गया 3s1, पोटेशियम 4s1, बाद में 5s1, बाद में 6s1। मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हर नए शेल में जा रहा है, मतलब एटम की साइज अपने आप बढ़ते जा रही है, राइट। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिमेन्स सेम, वो तो सेम है, बट जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वहां पे जो एंटर हो रहा है इट विल एंटर इनटू द न्यू शेल। अगर आप अलोंग द पीरियड में जाइए, अलोंग द पीरियड बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखे 2s1, बेरिलियम क्या लिखते हो 2s2, 2 का 2 ही है। बोरॉन में क्या आ गया 2p1, 2s, 2p, फिर बाद में कार्बन 2p2, फिर 2p3, 2p4, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन उसी सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू न्यू शेल। अब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द सेम शेल। तो बेटा नए शेल में गया तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, और एक ही शेल में गया तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, और जो चेंज होती है प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल, उस चेंजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी को बोला गया है पीरियोडिसिटी, एंड द चेंजिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ए पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, राइट। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन। ले लिए? तो पहले जानेंगे बेटा इन ए ग्रुप क्या होगा। इन ए ग्रुप मतलब आप डाउन दी ग्रुप आ रहे हो, कैसे हाइड्रोजन, देन वी आर कमिंग टू लिथियम, देन वी आर कमिंग टू सोडियम, देन वी आर कमिंग टू पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेटा हम इसमें आ रहे हैं, गॉट द पॉइंट। तो वी आर कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब इनमें क्या होगा देखिए बेटा, इन ए ग्रुप the number of electron in outermost shell, सर ये आउटर मोस्ट शेल को अपन वैलेंस शेल बोले तो चलता क्या? तो बेटा मैं आपको स्टार्टिंग से यही तो पढ़ाते आया कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसी को वैलेंस शेल कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिमेन्स सेम, देखो रहता है, इट रिमेन्स सेम, राइट, इट रिमेन्स सेम, बट the value of n increases, but the value of
then increases. सर इसका अच्छा एग्जांपल दे के दिखाओ भाई। देखो आपके लिए दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19। भाई कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s1। फिर कैसे लिखते हैं बेटा 1s2 2s1। फिर कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको कैसे लिखेंगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 4 है ना बेटा। 10 हो गए। 10 प्लस 2 12, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आगे बेटा 10 16 2 18 और ये आ गया 4s1। बेटा 1 का मतलब फर्स्ट शेल, 2 का मतलब सेकंड शेल, 3 का मतलब थर्ड शेल, 4 का मतलब फोर्थ शेल। मतलब ये एक ही शेल है। यहाँ दो दो है 1 और 2 है, यहाँ 3 है 1 भी है 2 भी है 3 भी है, यहाँ 4 है 1 then 2 then 3 और 4। और ये इलेक्ट्रॉन आपके आखिरी शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस में है, ये इलेक्ट्रॉन आपके आउटरमोस्ट शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन आपके आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में है। तो बेटा आपके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो सेम है कि अलग अलग है? सर रिमेन्स द सेम। बेटा आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब आप क्या आ रहे हो डाउन दी ग्रुप आ रहे हो। बेटा इन ए ग्रुप का मतलब क्या होता है वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बेटा ऊपर से नीचे आते वक्त आपको क्या दिख रहा है, आपके हर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है, सेम है ना बेटा, वेरी गुड। लेकिन क्या आपकी n की वैल्यू सेम है ना भाई। ये क्या है 1s1, ये क्या है 2s1, ये क्या है 3s1, ये क्या है 4s1। मतलब इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना भी चाहो तो क्या लिख सकते हो ns1। मतलब आपकी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल तो सेम होगा, पर क्या आपकी n की वैल्यू सेम होगी ना सर, वो चेंज होगी या इंक्रीज हो रही। 1 हो गया, नीचे आए 2, फिर 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम है कि डिफर है? तो आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज सेम एंड इट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मैं लिख दूं यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? सर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल is same and hence it is the cause of periodicity। मतलब आपको जो बोला गया है ना भाई, periodicity मतलब change in the property, और प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। प्रॉपर्टी बेटा एक कुछ वक्त के बाद रिपीट होती है। अब मेटल है, आगे आगे गए नॉन मेटलाइट, फिर आगे गए नॉन मेटल, फिर वापस आए मेटल, फिर चले चले मेटलाइट, फिर आगे चले नॉन मेटल, फिर वापस आए मेटल। तो ये मेटल फिर मेटलाइट फिर नॉन मेटल, मेटल मेटलाइट नॉन मेटल, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ये एवरी 12 आवर्स में डे नाइट जो चल रहा है पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिसिटी, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अब डे नाइट का तो नहीं मालूम पर इसका मालूम है क्यों हो रहा है बेटा। ये प्रॉपर्टी क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि इनके वैलेंस में एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। तो देखो भाई एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज सेम, तो प्रॉपर्टी क्या होगी रिपीट होगी एंड दिस इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये किसने बोला? मॉसली अंकल ने बोला। कौन बोल नहीं पाया? न्यूलैंड साहब नहीं बोल पाए, लोथरमियर अंकल नहीं बोल पाए, डिमेट्री मेंडलीफ अंकल भी नहीं बोल पाए, लेकिन अपने मॉसली अंकल ने बोल दिया कि ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब वापस उस जगह पे आते हो तो उस जगह पे उसके वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सेम होते हैं। उसी के कारण उस प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट एक ग्रुप में दिखाई देंगे ना, समझ जाना ऊपर वाले की प्रॉपर्टी ये है तो उसके नीचे में रखे हुए सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसी के जैसे होती है। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आया? ले लो सर स्क्रीनशॉट, ले लो सर स्क्रीनशॉट, वेरी गुड।
हो गया, बिठा दूं? वेरी गुड सर। अब देखो, आपने ग्रुप के लिए लिखा, मैंने एग्जांपल दिया, मैंने उसकी कॉज बता दिया। अब इसको मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट को मिटाया नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चों को डिफरेंसेस दिखाऊंगा तो और अच्छे से याद भी आएगा। अब देखिए बेटा, सर इन ए ग्रुप तो हो गया बेटा, इन ए पीरियड, पीरियड में बात करते हो तो लेफ्ट से चले राइट, ग्रुप में बात करते हो बेटा, ग्रुप में बात कर रहे हो आप ऊपर से चले नीचे, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। बेटा इन ए पीरियड में क्या हो रहा है, आपकी जो वैलेंस शेल है ना, आखिरी वाली ऑर्बिट जो होती है वैलेंस वाली, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम, ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बोलो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बढ़ते जाता है, बट आपकी वैलेंस ऑर्बिट रिमेन्स द सेम। देखो इन ए पीरियड द वैलेंस शेल रिमेन्स सेम। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी भाई। आपकी वैलेंस शेल जो है ना, सेकंड है तो सेकंड ही होगी, थर्ड है तो थर्ड ही होगी। तो आपकी जो वैलेंस ऑर्बिट बोलते हो, अल्टीमेट ऑर्बिट बोलते हो, या वैलेंस शेल बोलते हो, जो भी है वो वैलेंस शेल वो रिमेन सेम, बट उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं वो बढ़ते जाएंगे। बट the number of electrons gradually, हाँ सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, वो बढ़ते जाएगा। कैसे? देखो सर, बेटा ये लिथियम है, बगल वाला लिथियम है, उसके बगल में बोरॉन है, उसके आगे कार्बन है। अब तीन में समझ जाओ ना, इसकी एटॉमिक नंबर 3, बेटा इसकी 4, इसकी 5, इसी कॉन्बिनेशन में लिखने चला 1s2 2s1 में अटक गया, बेटा इसकी लिखने गया 1s2। देखो बेटा ये आपका 2s था, एक ही है, फिर 2s है तो फिर 2 है, राइट? अब 5 है तो क्या लिखते हो 1s2, बेटा 2s2 तो 3 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि s की मैक्सिमम टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन भरने की है, लेकिन 2s के बाद आप चले 2 3 में। तो देखो बेटा अभी भी आपका वैलेंस 2 है, वैलेंस 2 है और वैलेंस 2 ही है, वही तो बोला, वैलेंस शेल रिमेन्स सेम, बट उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब कितने आगे देखो 2, अब कितने आगे बेटा 2 + 1 3, क्योंकि 2 में ही तो है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो जब आप पीरियड में चलते हो तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम है कि डिफर है? डिफर है। तो ये है पहला, फिर सेकंड, थर्ड, इसी तरह ऐसे ऐसे चलते हो ना, तो बेटा ये वाला लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि लिथियम के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के वैलेंस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए लिथियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच नहीं करती। पर वहां देखो लिथियम के वैलेंस में 2s1 था, सोडियम के वैलेंस में 3s1 है, लिथियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के वैलेंस में भी एक इलेक्ट्रॉन। बेटा जिसके वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए वो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, और चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टी डिफर होती है। तो बेटा पीरियोडिसिटी बोलो या चेंजेस इन द प्रॉपर्टी बोलो या रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलो, वो क्यों होती है? ड्यू टू दिस टू रीजन। बेटा रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम है। रिपीट करूं मैं? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम है, इसलिए प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, सिमिलर है, राइट? और एवरी इंटरवल में क्यों हो रही है? तो देखो बेटा आप पहले 8 एलिमेंट को जाओ, 9th एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, फिर 8 में जाओ 9th एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, फिर 18 में जाओ, आना ना 4th पीरियड के 18 एलिमेंट्स, 18 के बाद 19th एलिमेंट आप पे आओ तो 19th एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल सेम हो गए प्रीवियस वाले से, प्रॉपर्टी रिपीट कर गई। फिर 18 के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज सेम, प्रॉपर्टी रिपीटेड। 32 के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम, तो प्रॉपर्टी रिपीटेड। इसीलिए उन्होंने क्या बोला? फिक्स्ड इंटरवल नहीं बताया, उन्होंने बोला सर्टेन इंटरवल। सर्टेन कैसे? देखो भाई लिथियम के बाद आपको 8 एलिमेंट क्रॉस करना है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हो गए? 5, फ्लोरीन 6, बाद में नियॉन 7, और लास्ट का 8th एलिमेंट कौन सा आ गया आपका? सोडियम। लिथियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1,
सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम हो तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की जैसी है। हाँ सर, लिथियम भी मेटल, सोडियम भी मेटल। आ रहा ना बेटा? वही बताना चाहता है। पीरियोडिसिटी या पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी मतलब रिपीटेशन क्यों हो रही है? उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फिक्स्ड इंटरवल, ना भाई, इट इज रिपीटिंग बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। सर्टेन मतलब 2 के बाद हो सकता, 8 के बाद हो सकता, 18 के बाद हो सकता, 32 के बाद हो सकती। और रिपीटेशन क्यों हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल में सेम आ जाए, प्रॉपर्टी बिकम ए सिमिलर। इज इट क्लियर? देख लो भाई ये वाला, इन ए पीरियड द नंबर ऑफ द अल्टीमेट द वैलेंस शेल रिमेन सेम। सही बात है बेटा, वैलेंस शेल रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है, बता दो। वेरी गुड बेटा। अब ये होने के बाद आपको ये भी देखना है कि पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन भी दे दिया और ग्रुप और पीरियड में होना क्या है वो भी देख लिया। तो ग्रुप में बेटा वैल्यू ऑफ n बढ़ रहा है, पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बेटा ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम, पीरियड में द वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम। बस ये दो डिफरेंस को पकड़ के रखो, आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो मैंने अभी बताया उसको और अच्छे से समझा के दे दूंगा। सो नाउ आई विल टेक द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मैंने जैसे बोला था क्या बेटा कि जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल सेम हो, उन ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। और वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल containing same number of electron repeated only after certain interval of time and that is the cause of periodicity। तो अब हम सीखेंगे बेटा periodicity का cause क्या है। बेटा अब हम देखेंगे what is the cause of periodicity। हाँ सर, अब हम सीखेंगे बेटा what is the cause of periodicity। periodicity का cause क्या है? पहला, the cause of periodicity in properties मतलब repetition of the properties हम बोल सकते हैं it is due to same outermost electronic configuration। ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, having same valence shell configuration coming at regular interval due to same valence shell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है ड्यू टू सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट टू बी कमिंग एट रेगुलर इंटरवल, कमिंग एट रेगुलर इंटरवल। चलो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता बेटा तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे लिखो, कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अपने नियॉन अंकल यहाँ पर है। फिर इसके नीचे सोडियम, हाँ बेटा, बेटा, मांगे, बैगन, आलू, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया। एक काम करो बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो 1s2 2s1 बेटा, इसकी 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 भाई, इसको 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। बेटा ये 2p5 लिख दे तो आप गलत तो नहीं मानोगे ना? मानोगे? मर्जी सर मान लो। अब जगह नहीं तो मैं क्या करूं भाई, मैं 2p2 लिख दिया, मैं 2p3 लिख दिया, मैं 2p4 लिख दिया। तो मैंने आपको छोटा सा रिक्वेस्ट किया भाई आप 1s2 समझो, 2s2 समझो, लेकिन 2p5 नया, 2p6 नया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आते आते क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर बेटा 3s2, फिर बेटा 3s2 3p1, फिर सर हाँ बेटा 3s2 3p2, फिर 3p3, फिर 3p4, फिर 3p5, फिर 3p6। सर इसमें आपको क्या समझ में आ रहा बेटा? ड्यू टू सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1। बेटा इसकी क्या है? 3s1। उसके नीचे क्या होगी? 4s1।
तो भाई ये हो गई। सर इसकी देखो वैलेंस वाली 2s2, इसकी बेटा 3s2, इसके नीचे 4s2। भाई इसको वैलेंस देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 2s2 2p4, 3s2 3p4। मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाओगे ना। 3s2 2s2 2p5, 3s2 3p5, 2s2 2p6, 3s2 3p6। मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त क्या बेटा आपकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि डिफर है? सर ऊपर से नीचे आते वक्त वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और वो भी आपकी जो सेम आ रही है कब कब आ रही है, आगे पीछे आ रही है कि रेगुलर इंटरवल में आ रही है? रेगुलर में आ रही है, फिक्स में नहीं आ रही है। फिक्स मतलब 12 घंटे के बाद दिन आना ही आना है, 12 घंटे के बाद रात आनी ही आनी है, या ऐसा नहीं है 8 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रही, फिर 8 के बाद रिपीट हो रही, फिर 18 के बाद रिपीट हो रही, फिर 18 के बाद रिपीट हो रही, फिर 32 के बाद रिपीट हो रही। इसको रेगुलर बोला गया, फिक्स नहीं बोलते बेटा, रेगुलर बोलते हैं। तो ये हो गया। मतलब आप देखिए 2s1 नंबर 1 पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9th वाले में सेम आ गई। भाई यहाँ 2s2 2p2 पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th एलिमेंट के बाद में देखिए भाई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही। मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम they are having same valence configuration, and this is the cause of periodicity। क्या बेटा ये एक पॉइंट सबको समझ में आया? मैं एक एक पॉइंट को टाइम इसलिए ले रहा हूं, इस पॉइंट को पकड़ोगे तो बेस क्लियर होगा, बेस क्लियर होगा आगे की चीज आसान होगी। राइट, ले लो सर, ये पहला वाला हो गया। इज इट क्लियर बेटा? किसी को डाउट है पूछ सकते हो, एनी डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये पीरियोडिसिटी में हमने क्या किया, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। देखो बेटा पहले ग्रुप में मेटल है, फिर भी मेटल है, आगे चलते गए मेटलाइट पे आ गए, फिर आगे गए नॉन मेटल हो गए, जाते जाते गैस पे आ गए, नोबल गैस, वापस अपनी जगह पे आए मेटल। भाई मेटल से आप गए आगे, नॉन मेटल था, मेटलाइट था, फिर नॉन मेटल पे आए, फिर बेटा गैस पे आए, वापस मेटल पे आए, फिर चले आगे मेटलाइट, मेटल मेटल मेटल, थोड़े थोड़े मेटलाइट्स, बीच में फिर नॉन मेटल, फिर गैस, फिर मेटल। मतलब एक फिक्स तो नहीं है, पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। क्यों कर रही है? किसी ने भी पूछा भाई प्रॉपर्टी रिपीट क्यों कर रही है, तो क्या बोलना, सर उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। एंड रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल बोलो या सर्टन बोलो, बट फिक्स ना बोलो, इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिसिटी। और आने का कारण क्या है? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यही तो बोला बेटा, ड्यू टू सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का सेम आना मतलब उसके वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। भाई ले लो आप 1s1 2s1 3s1 सेम है, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, मतलब ns2 np5, ns2 np5 7 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p5 7 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5 3s के 2 3p के 5 5 plus 2 7, 4s2 4p5 7, ns2 np5 7। मतलब having a same number of electron in the valence shell is the cause of the periodicity। उसी के कारण वो सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। इज इट क्लियर? ये था बेटा एक रीजन, राइट। अब दूसरा और एक रीजन है, अगर पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही है एट सर्टन इंटरवल, मैंने बोला ना फिक्स्ड नहीं बोलता हूं मैं, सर्टन बोल सकता हूं, रेगुलर बोल सकता हूं, एट सर्टन इंटरवल, जैसे कि 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, 8 के बाद हो रही है, 8 के बाद हो रही है, 18 के बाद हो रही है, 18 के बाद हो रही है, 32 के बाद हो रही है, तो आपको मैंने बताया था ना 288 18 18 32 इज द फोन नंबर ऑफ सुधीर सर। ऐसा है ना सर? 288 18 18 32 क्या नंबर है? बोलो बोलो बोलो, 288 18 18 32 क्या नंबर है? भाई मेरा नंबर है ना, इट इज अ मैजिक नंबर। यस सर, इन द पीरियोडिक टेबल लिखो भाई,
इन द पीरियोडिक टेबल, पीटी का मतलब पीटी उषा वाली पीटी नहीं, पीरियोडिक टेबल, नहीं तो पीटी उषा की पीरियोडिक टेबल लिख दोगे ना बेटा। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स विथ एलिमेंट्स विथ similar properties elements with similar properties occurs at certain interval बोलो या occurs at interval of 2,8,8 right, 288 18 18 32, these numbers are called as, हाँ बेटा, these numbers are called as magic number. These numbers are called as magic numbers. बेटा मैजिक नंबर क्यों बोला गया मालूम? अगर हमको पहले वाले एलिमेंट की एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप ये नंबर जोड़ते जाओ, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आते जाएगी। मैंने आपको करके भी दिखाया था, हम आगे भी करेंगे, राइट। ये था बेटा कॉज। अब आपको जो मैं आगे पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज या चेंजेस इन द प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ ना, तो ये चीजें समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी चीज समझाना पड़ेगा। छोटी सी चीज इसलिए है, और वो टर्म है, उसका कंसेप्ट है, जिसका मतलब है कि ऐसा हमको 10th क्लास में भी पढ़ाए थे, 9th क्लास में भी पढ़ाए थे, और अभी 11th क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्या बेटा? व्हाइल कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, व्हाइल गोइंग अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। देखो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटम की साइज ऐसी है, नीचे आओ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ऊपर से नीचे एटम की साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे एटम की साइज बढ़ती है, अलोंग द पीरियड एटम की साइज कम होती है, अलोंग द पीरियड एटम की साइज कम होती है। सर ये बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, ये चीज को एक्सप्लेन कराने के लिए स्टैंडर्ड उसका कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट का नाम है बेटा स्क्रीनिंग अफेक्ट, शील्डिंग अफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये कंसेप्ट अभी हम सीखेंगे। अब यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, राइट बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग अफेक्ट या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग अफेक्ट एक अलग है एंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक अलग है। चलो दोनों को समझेंगे, दोनों से हमको क्या सीख मिलती है वो भी देखेंगे। तो बेटा अब मेरा जो टॉपिक है ये है स्क्रीनिंग अफेक्ट, राइट। बेटा ये जो स्क्रीनिंग अफेक्ट हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट। आप स्क्रीनिंग अफेक्ट बोलो या शील्डिंग अफेक्ट बोलो, बेटा इसको डिनोट करते हैं ये सिग्मा से। सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा। ऐसे ऐसे दो डंडे वाला, ऊपर में सर पे एक डंडा पाए होता है, एक गोल ऐसा डंडा, सिग्मा। ये आपको पढ़ाया जाएगा बेटा मैथ्स में। और साथ में एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इसके साथ में, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा ये दो ऐसे टर्म है जो बच्चों को ये समझ में आ गया तो समझ जाओ कि ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। बेटा ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं ऐसा लिखता हूँ, Z और Z के साथ में इफेक्ट, कॉल्ड Z इफेक्टिव और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा हम इन दोनों का मतलब सीखेंगे और समझेंगे, उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप पहले एग्जांपल देखिए। देखो बेटा क्या है, बेटा हमने ऐसा पढ़ा था कि ये एटम का एग्जांपल कोई भी ले लो बेटा, ये नाइट्रोजन एटम है, इसकी एटॉमिक नंबर 7 है। बेटा एटॉमिक नंबर 7 आने का मतलब इसके सर पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। बेटा अगर ये एटम न्यूट्रल है तो आपको दिखाना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर में 7 प्रोटॉन है बेटा 7, और बाहर में 2,5, मतलब बाहर में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, फिर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, ऐसे गोल होता है बेटा। मैंने आधा बना लिया। बच्चे बोलेंगे सर आप आधा क्यों बनाए, तो लो मर्जी आपकी बेटा, मैंने तोड़ के ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में, 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं। सर एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, आपने ऐसे लिखा ना,
2,5, 5 + 2 7। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7 प्लस, प्रोटॉन कितने, 7 प्लस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन कितने, 7, और न्यूक्लियस के बाद नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा +7 -7 न्यूट्रल है या चार्ज है, न्यूट्रल, क्योंकि अंदर के +7 बाहर के -7 को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला सर, ये एटम मेरा कैसा है, ये न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? अच्छी बात है। अब थोड़ा और बढ़ के लेंगे भाई, थोड़ा बढ़ के, थोड़ा बढ़ के। अब मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी ले लो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं मैंने ये नाइट्रोजन लिया करके, मर्जी आपकी, कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ कि बेटा मेरे पास में ये एक न्यूक्लियस है, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, तो बच्चा बोलेगा सर आधा आधा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, चलो राइट ऐसे गोल गोल ड्रॉ करता हूँ। बेटा मेरी ड्राइंग ही सबसे खराब है, मुझे, मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग सबसे खराब है, बट आप बच्चे लोगों को समझाने के लिए इतनी तो सही है, राइट। चलो ये ड्राइंग है भाई मेरी। अब क्या कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस अंदर वाला, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, आप उसको क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि बेटा ये नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। बेटा ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8, ऐसी है ना। तो बेटा ये प्रोटॉन 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 लिखने के बजाय सर एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड इज द एटॉमिक नंबर, है ना बेटा। अरे यार ये नाइट्रोजन है, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, तो प्रोटॉन 7। बेटा ओ इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 8, तो भाई प्रोटॉन भी 8। तो एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, तो क्या बेटा मैं ये प्लस को जेड लिख दू। व्हाट इज द प्लस जेड इंडिकेट, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। क्या बेटा आपको इतना समझ में आया? न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर में चार्ज। सर न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता, एक रहता प्रोटॉन और एक दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन की चार्ज न्यूट्रल, नो चार्ज। तो बेटा जितने प्रोटॉन होंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज होगी, जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी उसकी एटॉमिक नंबर होगी। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज को सुधीर सर क्या बोलते हैं बेटा, ना 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 ना, नॉट सुधीर सर। बेटा ये केमिस्ट्री में न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में चार्ज कितनी है, बेटा जितनी उसकी एटॉमिक नंबर वो उसकी न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? बोलो बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज? बेटा और एक बार मैं आपको न्यूक्लियर चार्ज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बेटा ये मेरे पास नाइट्रोजन की एटम है सर, इसकी एटॉमिक नंबर 7, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता, मतलब 7 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 न्यूक्लियस के अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर 7 होना चाहिए। पहले वाले में 2 और बाहर वाले में 5, ये तो आपको भी मालूम है 5 क्यों है, बिकॉज आप 1s2 2s2 2p3 के हिसाब से लिखो, आपको मिल जाएगा बेटा। ये नाइट्रोजन का हो गया। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितनी चार्ज है, तो +7 है। तो बेटा मैं नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज लिखना चाहता हूं, तो सर मैं +7 लिख के काम खत्म कर दूं। अरे वाह, वेरी गुड सर, कितना अच्छा बता दिया। सर मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है, अच्छी बात है। उसकी उसकी नहीं 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 नहीं, सोडियम एटॉम दिया हुआ है, अच्छी बात है। उसकी एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके अंदर में 11 प्रोटॉन्स आना चाहिए। कहां पर भाई, न्यूक्लियस में, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन पहले में। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 कॉमा, ऐसी है ना बेटा, 2 कॉमा 8 कॉमा 1, तो 8 कैसे आएंगे, 1s2 2s2 2p6, 3 4 5 6 7, ये 8 आ गए। और ये आपका थर्ड वाले में 1, इससे तो मतलब नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है भाई। मैं पूछूं ये हमारे सोडियम भाई के न्यूक्लियर की चार्ज कितनी है, तो आप बोलना सर ये आपके सोडियम की न्यूक्लियर की चार्ज मतलब उसके प्रोटॉन की चार्ज कितनी है, तो +11, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितनी उतने पॉजिटिव प्रोटॉन, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रही है
वो किसके कारण आ रही है? सुधीर सर के कारण आ रही है? नहीं सर। क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज सुधीर सर के कारण आई? नहीं सर। किसके कारण आई? ये आ रही उसकी जेड के कारण। बेटा ये नंबर क्या है? जेड है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो जितनी वैल्यू जेड की होगी वही उसकी न्यूक्लियर की चार्ज होगी। तो बोलो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज ए न्यूक्लियर चार्ज? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस डिसाइड कौन करता? उसकी एटॉमिक नंबर। कौन डिसाइड करता बेटा? उसकी एटॉमिक नंबर। बेटा मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, राइट? वेरी गुड। सारे बच्चों को न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर आप शील्डिंग इफेक्ट की हेडिंग लग के रखे, आपने अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हेडिंग लगा के रखे, और आप ये सब क्या बात कर रहे हैं? बेटा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब सीढ़ी लगेगी ना, तो ये बेटा वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है। कहां तक पहुंचने की सीढ़ी है भाई? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां तक पहुंचने की ये सीढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखियो सर क्या होता है। बेटा अगर मैं पूछूं कि ये मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अच्छे से देखो, आप अच्छे से देखो। अब ये तो आप भी जान के ये न्यूक्लियर चार्ज है। वेरी गुड। बेटा ये न्यूक्लियस की चार्ज है, अच्छी बात है। और ये आपका एक शेल है। वेरी गुड। भाई ये भी एक शेल है। राइट सर, राइट। बेटा अब देखो क्या होगा। अब ये जेड न्यूक्लियर चार्ज और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। बेटा ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है और ये जेड है, तो ये जेड है ना इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है बेटा? खींच रहा है। बेटा आप जानते हो ना, पॉजिटिव चार्ज विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं बेटा? इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर की अट्रैक्शन। तो सर भाई न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जेड बोल दूं तो चलेगा? अरे सर क्यों नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू हो उतना स्ट्रांगली उसको खींचेगा। सही बात है ना बेटा? देखो जेड की वैल्यू 1 पकड़ो और ये -1 है तो खींचेगा। जेड की वैल्यू 2 पकड़ो, ये -1 है और खींचेगा। जेड की वैल्यू +10 कर दो, ये -1 कर दो और खींचेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये देखो ये आपका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर चार्ज है, और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस मतलब सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ खींचने की है, बेटा उस खींचने की टेंडेंसी को आप क्या बोलते हो? इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ, अपना एक्चुअल स्टोरी यहां से शुरू हो गई। कैसे? सर आपने देखा है जब आप डी ब्लॉक में जाते हो, एफ ब्लॉक में जाते हो, इलेक्ट्रॉन वैलेंस में तो रहता ही रहता है। थोड़ा बड़ा बना दूं भाई मैं? अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में काम कर लेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट? वेरी गुड सर, ले लो ले लो ले लो। वेरी गुड सर। अब देखो थोड़ा सा बदलाव आ गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो क्या होने वाला है। सर अब क्या हो गया, जैसे ही आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में जाता है, बाद में 3d में आता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखने को इसीलिए बोला था बेटा कि जब जब आप कॉन्फ़िगरेशन हाथ से लिखोगे तो आपके माइंड में मालूम पड़ेगा कि पहले आप इसको पकड़ो ना यार, मैंगनीज को पकड़ो, Mn25 वाले को। तो 4s2 के बाद 3d5 में जा रहे हो, तो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन तो है ही है, अब आप अंदर में आ रहे हो। अब आप अंदर में आ रहे हो, ये देखो अंदर में आ गए। बेटा ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी सब अंदर में आ गए। अब बेटा पहले जो आपकी जेड की वैल्यू थी, जेड मतलब क्या? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा क्या अभी वो जेड की वैल्यू सेम रही? तो आप बोलना नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इसको सिमिलर चार्ज होने के कारण रिपेल कर रहा, ये नेगेटिव नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा। बेटा ये रिपेल कर रहा और ये अट्रैक्ट कर रहा। डोमिनेंट कौन है? अट्रैक्शन इज द डोमिनेंट फैक्टर। क्योंकि बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता तो आपकी एटम की साइज अपने आप बढ़ते जाती,
ना ना ना, यहाँ ऐसा नहीं है। हमेशा यहाँ पर डोमिनेंट बेटा अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन बेटा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपका डोमिनेंट होगा। तो देखिए बेटा, अब जैसे जैसे अंदर की इलेक्ट्रॉन्स अंदर की शेल में आते गए तो इनका जो एक्चुअल अट्रैक्शन था वो कम हो गया। कैसे? सुनो सुनो बेटा, ये अट्रैक्शन आपका 10 न्यूटन का लग रहा और ये रिपल्शन आपके 2 न्यूटन का लग रहा। तो व्हाट इज द नेट अट्रैक्शन बेटा? नेट अट्रैक्शन कितना कितना? एक्चुअल अट्रैक्शन था 10 न्यूटन, रिपल्शन है 2 न्यूटन, तो नेट अट्रैक्शन कितना आ रहा? 8 न्यूटन का। नहीं समझे? वेरी गुड सर। ये नेट अट्रैक्शन, क्या वो नेट अट्रैक्शन आपका इक्वल टू जेड था? नहीं सर, क्योंकि ये जो आपने बोला था सर, ये जो आपने बोला था ये तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सर ये जो आप नेट अट्रैक्शन की बात कर रहे हो ना, नेट अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर, दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस बेटा ये इसको वहां रिपेल कर रहा, ये इसको वहां रिपेल कर रहा, माइनस 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 रिपल्शन फोर्स। अब आप बताओ, सुधीर सर ने आपको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिनोट किया था? जेड किया था ना बेटा, क्योंकि उस न्यूक्लियस और वैलेंस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं थे, सीधा ये उसको खींच ही रहा था, वो था आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि जेड था। और ये जो आपको रिपल्शन कर रहा है बेटा, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा। सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, राइट। और ये नेट अट्रैक्शन जो आ रहा है बेटा, इसको आप कहते हो जेड स्टार, कॉल्ड एज ए जेड अफेक्टिव। तो भाई ऐसे लिख दो जेड अफेक्टिव। तो व्हाट इज ए जेड अफेक्टिव बेटा? जेड अफेक्टिव इज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक्चुअल उसकी अट्रैक्शन 10 न्यूटन की थी, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन के आने के कारण, रिपल्शन फोर्स लगने के कारण उसका 10 न्यूटन 8 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। 10 न्यूटन कितना हो गया? 8। सो दैट इज अ नेट अट्रैक्शन जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज ए नेट अट्रैक्शन, कॉल्ड एज ए जेड अफेक्टिव, एंड दिस जेड अफेक्टिव इज कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस जेड अफेक्टिव इज कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। देख लो बेटा, एक बार फिर से देख लो, देख लो। मतलब मुझे जो जेड इफेक्टिव बताने थे वो क्या बताना था बेटा, कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है और बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तेजी से खींच रहा है, पकड़ के रखा है। बेटा इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसा गोल गोल चक्कर काट रहा है, नहीं तो उड़ के बाहर चले जाता था। वो अपने ही ऑर्बिट में रहने का कारण क्या है? अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या बेटा ये जो अट्रैक्शन है, क्या आप इसको जेड बोलोगे? नहीं सर, अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगा, जो नेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक्चुअल में अट्रैक्शन 10 न्यूटन का था, 10 का 10 रहा नहीं सर, वो 8 हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर के जो लाइक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। वो रिपल्शन फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कॉल्ड एज ए सिग्मा। सिग्मा कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये आपका जेड इफेक्टिव क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेड नहीं होती है, जेड से कम होती है, होगी ना भाई। अब जेड इज इक्वल टू 11 है, तो प्रोटॉन 11 है, अब 11 प्रोटॉन खींच रहा है, तो बेटा वो पूरी 11 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा है क्या? नहीं, अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको रिपल कर रहे हैं, रिपल करेगा तो कुछ ना कुछ उसका रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा। जो नेट फोर्स कम हो गया ना, अट्रैक्शन, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा नेट कम हो गया, that decreased nuclear force of attraction is also called as a affective nuclear charge. Easy way, decreased nuclear force of attraction is also called as a what? Affective nuclear charge. राइट बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे कुछ एग्जांपल्स लिखा के दे दूंगा आपको, नोट डाउन बेटा प्लीज। लिख दिए?
ठीक है, मैं इसको आपको स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, देखिए बेटा। बेटा अफेक्टिव का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुनो। अगर मेरे पास यहाँ 11 प्रोटॉन है, कहाँ, न्यूक्लियस में, और यहाँ बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसकी खींच, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो प्रोटॉन इसको जो खींचेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है, एग्जांपल ले लो, मर्जी आपकी, सर एक 100 न्यूटन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कितनी है बेटा, 100। तो मैं बोलूंगा ये जो खींचने की ताकत जो है उसको क्या बोलते हैं बेटा आप, सर इसको मैं बोलता हूँ कि ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बेटा ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने कैसे डिनोट किया, प्लस जेड से डिनोट किया। हाँ बेटा प्लस जेड, मतलब इसके सर पे जितनी, जितने पॉजिटिव चार्ज होगी उसकी उतनी खींचने की ताकत होगी, तो दैट इज डिनोटेड एज ए प्लस जेड। अब ये वाला मेरा एग्जांपल नंबर 1 था। अब इसका एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, सर अभी भी मेरे पास 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में है, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है। हाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, एक अंदर में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो बेटा अब क्या इसकी अट्रैक्शन फोर्स वो पहले जितनी रहेंगी कि कम हो जाएंगी, बोलो। बेटा ये जो न्यूक्लियस इस वैलेंस वाले को जो खींच रहा है, यहाँ भी खींच रहा है, नो डाउट। फिलहाल में हम इसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस टू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो क्या बेटा ये मेरी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में क्या बेटा वो पहले जितनी रहेंगी या कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, तो ऑब्वियसली कम होंगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल कर रहा है, थोड़ा रिपेल करने से इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी ला देगा, और वो कमी आने के कारण दिस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ इट इज नॉट लाइक ए प्रीवियस वन, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, और उस चेंज को आप बोलते हो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब वो एक्चुअल वैल्यू जेड नहीं रहा, कम हो गया, और उस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप डिनोट कैसे करते हो, तो जेड अफेक्टिव से डिनोट करते हो। सर जेड इफेक्टिव निकालते कैसे हैं भाई, आपकी एक्चुअल कितनी थी, इतनी थी, उसमें आपका ये रिपल्शन फोर्स है, उसको आपने क्या बोला, सिग्मा। बेटा ये सिग्मा क्या है, तो आप बोला सर ये सिग्मा अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। बेटा ये सिग्मा अपना शील्डिंग कांस्टेंट है। ये निकालते कैसे हैं, यही तो सिखाना है सर आपको, ये कैसे निकालते हैं बेटा, यही सिखाना है। तो Z एक्चुअल था, उसमें थोड़ी कमी आ गई, कमी आने के बाद आपका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया, उस नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चेंज होने को आप क्या कहते हो बेटा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रही है ना, दैट इज अ जेड अफेक्टिव कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप अभी आपको समझ में आया, आया बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ और स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा हूँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा यहां पर देखिए, इनर इलेक्ट्रॉन विल रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेम चार्ज। ये तो आपको समझ में आ ही गया ना, है ना, ये प्लस प्रोटॉन है, लिखो प्लस जेड, अच्छी बात है, प्रोटॉन ही लिखेंगे बेटा, जेड क्यों, ये प्रोटॉन है, और ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलेगा, ये इसको रिपेल कर रहा, ये इसको रिपेल कर रहा, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा, ऐसी है ना। तो अब बोलो बेटा, ये आपके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले ये आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, क्यों रिपेल कर रहे हैं बेटा, ड्यू टू, यस ड्यू टू सेम चार्जेस। बेटा इससे क्या होगा,
ड्यू टू दिस रिपल्शन अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो बोलो। ड्यू टू दिस रिपल्शन अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि कम होगा? ये अट्रैक्शन है ना भाई, तो ड्यू टू दिस रिपल्शन अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? या डिक्रीजेस। तो बेटा क्या वो एग्जैक्ट आपकी एज इट इज न्यूक्लियर चार्ज थी कि कम हो गई? कम हो गई ना। उस कम होने वाले न्यूक्लियर चार्ज को बोला गया है जेड अफेक्टिव या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। राइट बेटा, लिख लो यहां तक। दिस decreased attraction, जो एक्चुअल अट्रैक्शन था ना उससे थोड़ा कम हो गया, दिस डिक्रीज्ड अट्रैक्शन is called affective nuclear charge. Right beta, this decreased attraction is called as a what? Affective nuclear charge. जिसको आप डिनोट कैसे कर रहे हो भाई? Z अफेक्टिव से। अब कैसे लिखोगे सर? Z अफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। भाई Z क्या थी? ये एक्चुअली आपकी अट्रैक्शन है बेटा। ये सिग्मा क्या है आपका? एक्चुअली दिस इज ए रिपल्शन फोर्स है, ऐसी था ना भाई। ये क्या था बेटा? ये आपका अट्रैक्शन फोर्स है। ये बेटा Z है, ये Z है, ये पूरा Z है। खींच रहा है ना Z है, और रिपेल कर रहा है ये सिग्मा, ये सिग्मा। राइट, तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये रिपल्शन फोर्स है। ये क्या होगा? सिग्मा। ये Z क्या है? दैट इज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन इट। और उसकी जो डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है उसको क्या बोला गया? Z अफेक्टिव। अब बात आती है सर ये रिपल्शन कैसे निकालना। तो बेटा ये जो है आपका सिग्मा विच इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड एज ए shielding constant, can be determined by Slater's rule. अब ये स्लेटर्स एक रूल है, उससे आप इसकी है ना रिपल्शन फोर्स निकाल सकते हो किसी भी एटम का, और उससे आप जेड अफेक्टिव निकाल सकते हो। तब आपको मालूम पड़ेगा आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो अट्रैक्शन बढ़ रहा या कम हो रहा, आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो अट्रैक्शन बढ़ रहा कि कम हो रहा। राइट, और इसके कारण जो एक्चुअल आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्चुअल में कम होना मतलब बढ़ना था, बट वो कम होगी ड्यू टू दिस, तो दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट और द स्क्रीनिंग अफेक्ट। मैं डेफिनेशन लिखा के दूंगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? गुड बेटा। अभी ये सिग्मा निकालने का रूल तो स्लेटर्स रूल है, ये भी सीखेंगे, लेकिन अभी एक बार ये देख लेंगे तो इसके कारण अफेक्ट हुआ क्या और ये शील्डिंग बना कैसे। तो देखो बेटा हमने यही लिखा ना कि एक्चुअल अट्रैक्शन जो था, नेट अट्रैक्ट जो था उसको डिक्रीज कर दिया ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके कारण ये जो आ गया हम क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट। तो अभी ये क्या हो गया? दीज आर द इनर इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले डायग्राम बता दो, ये आपका प्लस है, ये आपके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ये इनर इलेक्ट्रॉन ने ये यहाँ पर रिपेल किया, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया, और ये रिपेल करने से इसका एक्चुअल अट्रैक्शन कम हो गया बेटा। ये आपका क्या है? वैल्यू ऑफ जेड है ना,
ये z की वैल्यू है ये, और ये अभी यहाँ रिपेल कर रहा, ये भी रिपेल कर रहा, तो बेटा रिपेल कर रहा मतलब सिग्मा और ये सिग्मा, तो जितनी z थी एक्चुअल में जितनी z थी वो z इनके कारण कम हो गई, तो ये z को आप z इफेक्टिव बोलोगे। तो व्हाट इज दैट बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सुनो, प्रेजेंस ऑफ inner electrons it decreases, है ना बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इट decreases न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है ना बेटा, जितने ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके कारण ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इट डिक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड these electron, कौन से बेटा, इनर, these innermost electron act as shield or screen, it act as what beta, shield or screen between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं दे विल एक्ट एज ए स्क्रीन और शील्ड, राइट। ड्यू टू दीज क्या हो गया बेटा, आपका अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। तो हम वही तो बोल रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इट डिक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, right, and these innermost electron it act as a screen or shield between the nucleus and valence electron which decreases nuclear force of attraction. This effect is called as shielding effect or screening effect, राइट बेटा। तो एक काम करो ना, इसको यहां से उड़ा लो, अब देखो आपको स्टेटमेंट कितना क्लियर हो गया। क्या हो गया बेटा, द innermost electron act as shield or screen between nucleus and valence electron which decreases the nuclear force of attraction। हो गया ना बेटा, it attraction decreases the nuclear force of attraction, तो this effect is called as a screening effect or the shielding effect, right। ये वाला डायग्राम समझो, नहीं तो ये समझो ना भाई, ये वाली। अब ये देखो, ये आपका इनरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और ये न्यूक्लियस में एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड की थी, लेकिन आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये सारे इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अब कैसे बिहेव करेंगे, तो सर ये अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन इट विल बिहेव एज ए स्क्रीन, इट विल बिहेव एज ए शील्ड बिटवीन होम, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये शील्ड के कारण इनकी अट्रैक्शन बढ़ गई या रिमेन सेम रहेगी या कम हो गई, कम हो गई ना। तो वही तो बेटा नेट डिक्रीज या नेट अट्रैक्शन जो होती है एक्चुअल जेड से जेड इफेक्टिव जो कम हो गई है वो किसके कारण कम हुई, ये इनर इलेक्ट्रॉन के कारण कम हुई, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन अब कैसा बिहेव करेगा, एक शील्ड के जैसे बिहेव करेगा, एक स्क्रीन के जैसे बिहेव करेगा, जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को कम कर दिया। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए शील्डिंग इफेक्ट और इट इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बेटा समझ में आ गया, देख लो एक बार, राइट। क्योंकि ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी समझा के दिया। अब आपको ये देखना है कि सर ये जो आपका सिग्मा है ना, रिपल्शन फोर्स, जिसको मैंने बोला शील्डिंग कांस्टेंट या तो जिसको मैंने बोला स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बेटा इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रूल गिवन बाय द स्लेटर्स कॉल्ड एज ए स्लेटर्स रूल। एक बार फिर देख लो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे प्लीज। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, तो वो जो कम होना डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन वो कम क्यों हुआ, ड्यू टू इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। और मैंने क्या लिखा बेटा, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है दैट इज कॉल्ड एज ए सिग्मा
that is called as a screening constant, that is called as a shielding constant, है ना बेटा. और वो shielding constant can be determined by the rule given by Slater's uncle called as a Slater's rule. तो बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज अ स्लेटस रूल. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. थैंक यू वेरी मच. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट.